अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करें पीएससी जीएसटी की, और चैप्टर नंबर 4 हमने बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 5 का कवर कर लिया था। आज का जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें से, बिकॉज़ ये जो चैप्टर है ये है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव। विदाउट अ फर्दर ड्यू उसको स्टार्ट करते हैं। हेयर कम्स दी एमसीक्यूज़ नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। ऑलराइट, ब्रिटिश टुक कंट्रोल टू मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन। ठीक है, ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर हिस्सों पर किस ईयर में कब्ज़ा कर लिया था? ठीक है, इज़ इट 1818, 1819, 1817 या 1820? ठीक है, एमसीक्यू समझेगा कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे भी कब्ज़ा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। तो ये कौन सा ईयर था? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1818। ओके, 1818 में ब्रिटिश ने काफ़ी सारे हिस्सों पे सब कॉन्टिनेंट के जो है वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। और सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और पाकिस्तान, जब ये डिवाइड नहीं हुए थे। ठीक है, एक टिप आपको बताता हूँ ताकि आप थोड़ी रेलेवेंसी क्रिएट करके याद कर सको। उसकी टिप ये थी कि 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनकी पैदाइश हुई थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो डेट ऑफ ईयर है वो 1817 है, और उसके एक साल बाद ब्रिटिश ने काफ़ी सारे हिस्सों पे सब कॉन्टिनेंट के जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। आई एक्चुअली रिमेंबर दिस विद दिस टेक्निक। तो मुझे इस तरह से 2 एमसीक्यूज़ कवर होगा। अगर कहीं भी पूछा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप डेट ऑफ ईयर क्या है, तो आप ईज़िली बता दोगे कि 1817 सर सैयद अहमद ख़ान की डेट ऑफ ईयर है। और इसी से आपको पता लगेगा कि उसके अगले साल ही तो ब्रिटिश ने काफ़ी सारे हिस्सों पे सब कॉन्टिनेंट के कब्ज़ा शुरू कर दिया था। सो दिस 1817 एंड 1818 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश टुक कंट्रोल टू ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश का कब्ज़ा हो चुका है, और ये कौन सा ईयर है? 1830, 1849, 1850 या 1851? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1849। सही है, 1839 के अंदर 1849 में ब्रिटिश ने पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त का जो है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और काफ़ी सारे हिस्सों पे कब किया था? 1818 में। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको पता लगे। आगे चलते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बड़ी मशहूर वॉर थी। ये कौन से ईयर में हुई थी? 1850, 1851, 1854 या 1857? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1857। 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स। ये शायद पहली जंग होगी ऐसी हिस्ट्री में जिसमें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एक साथ थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, और इसका छोटा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 1857 से कुछ उसी साल में आई बिलीव ब्रिटिशर्स ने जो उनकी जो राइफ़ल होती थी, उसकी जो बुलेट होती थी, उसका जो कार्टिलेज था जिसको मुंह से पकड़ के खींचना पड़ता था और फिर उस बुलेट को जो है राइफ़ल में लगाना पड़ता था। तो वो जो कार्टिलेज था उसको इन्होंने पिग और काव की चर्बी से बनाया था। तो मुसलमान उसको मुंह में नहीं ले सकता था और मुंह में लेके नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसमें पिग की चर्बी थी, इट्स हराम फॉर अस। और हिंदुओं के लिए जो है वो उसमें क्योंकि काव की चर्बी भी शामिल थी, तो वो गाय को अपना गॉड कहते हैं, गौ माता जो कहते हैं उसको। तो दोनों रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए थे दोनों कम्युनिटीज़ के, हिंदूज़ के भी और मुस्लिम्स के भी। तो ये हिंदू मुस्लिम उस वक्त एक साथ हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और फिर एक जंग हो गई थी काफ़ी। ऑल्सो कि नहीं जीत सके, बट
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, आपको याद होना चाहिए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स इन 1857। लेट्स मूव ऑन। ओके, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, अशरफ अली थानवी। इन चारों पर्सनैलिटीज़ में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था? एंड द राइट आंसर इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, जो कि 1920 में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया और अभी भी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से इंडिया में अलीगढ़ में है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, ये आपके सामने 4 ईयर्स हैं। इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी वो किस साल में बनी थी? 1865, 1875, 1885 या 1895? द राइट आंसर इज इन 1885। सही है, 1885 में। ये एक ब्रिटिशर थे, इनका नाम था A.Hume। इन्होंने जो है वो कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। आगे चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। 1905, 1906, 1907 या 1908? एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905। 1905 में हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ और इस एहतजाज की वजह से इस डिसीजन को ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया और फिर दोबारा उसको मर्ज कर दिया गया बंगाल को इंडिया के साथ ही 1911 में। इसको इल्हाक़ बंगाल भी कहते हैं। सही है, तो ये 1911 में दोबारा रिस्टोर हो गया था, लेकिन पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। लेट्स मूव ऑन। ओके जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, मुसलमानों की जो लीग थी ऑल इंडिया, हमने इंडियंस की तो देख ली ना। नेशनल कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 1885 में बनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग कब बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1902 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में? एंड द राइट आंसर इज़ 1906। इसको भी आप इस तरह से याद कर लें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बिल्कुल अगले साल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में, और मुस्लिम लीग कब बनी है उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1906 में। आगे चलते हैं। When did कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग? वेरी इंपॉर्टेंट, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई थी, वेल दैट्स नॉट द केस। मुस्लिम लीग बन चुकी थी पहले, कायद-ए-आज़म ने उसको कुछ अरसे बाद ज्वाइन किया था। ईयर्स आपके सामने, 1910 में किया या 1911 में किया, 1912 या 1913? एंड द राइट आंसर इज़ 1913। 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। मुस्लिम लीग बनी है 1906 में और कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन की है 1913 में। तकरीबन 6-7 साल का फ़र्क आ गया। आगे चलते हैं। कायद-ए-आज़म ऑर्गेनाइज द मीटिंग बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, दे साइंड अ पैक्ट नोन एज। कायद-ए-आज़म ने जैसी मुस्लिम लीग ज्वाइन की और फिर कायद-ए-आज़म ने जो है वो बागडोर संभालना स्टार्ट की, फ़ौरन एक मीटिंग अरेंज करा दी बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक मुआहदे पे दोनों फ़रीक़ैन ने जो है साइन किया। एक एग्रीमेंट था, एक पैक्ट था, उसको क्या कहते हैं? क्या वो शिमला एग्रीमेंट था? डज इट कॉल द लखनऊ पैक्ट, इलाहाबाद पैक्ट या लाहौर एग्रीमेंट? एंड द राइट आंसर इज़ द लखनऊ पैक्ट। सही है, क्योंकि लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कायद-ए-आज़म ने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वार 1, डेफिनेटली वर्ल्ड वार 1 भी तो हो रही थी उसी ड्यूरेशन में, तो ये आपके सामने कुछ ड्यूरेशन है। क्या वर्ल्ड वार 1 1914 से लेके 1918 तक हुई है? क्या 1913 से 1919? क्या 1910 से 1919 या 1914 से 1919 तक? एंड द राइट आंसर इज़ फ्रॉम 1914 टू 1918। सही है, 4 साल तक ये जंग चली है, वर्ल्ड वॉर 1। आगे चलते हैं जनाब। हु वॉन द वर्ल्ड वॉर 1?
वर्ल्ड वॉर वन कौन जीता था? अच्छा, उस वक्त जो है ना कुछ 4-5 कंट्रीज़ मिलके उनको एक नाम दे दिया गया था और 4-5 कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरफ हो गई थी। तो क्या वो सेंट्रल पावर्स थे, क्या वो एलाइज़ थे, क्या वो सेंट्रल विंग थे, या इनमें से कोई भी नहीं था? सो अभी आपको पता लग जाएगा कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो कौन जीता था। एंड द राइट आंसर इज़ एलाइज़। ओके, एलाइज़ वॉन द वर्ल्ड वॉर वन। लेकिन ये एलाइज़ जो हैं वो हैं कौन? आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पूरी दिख रही है, इसको मैं और थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। एक तरफ एलाइज़ थे जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी। इसमें यूके था, फ्रांस, यूएसए, रशिया, जापान एंड इटली। ये 5 से 6 कंट्रीज़ कितनी बन रही हैं ये? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़। 6 कंट्रीज़ ही एक तरफ थी, इनको एलाइज़ कहा जाता है, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड उस वक्त था ऑटोमन एम्पायर। उस वक्त की जो ऑटोमन एम्पायर थी, तो ये 4 बड़ी रियासतें एक तरफ थीं। इनके दरमियान जो जनाब लड़ाई हो गई थी और एट द एंड एलाइज़ जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन। आगे चलते हैं। जौहर ब्रदर्स स्टार्टेड विच मूवमेंट इन 1922? बड़ी मशहूर मूवमेंट थी, जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी 1922 में। क्या वो तहरीक बंगाल थी? इज़ इट द खिलाफत मूवमेंट, इज़ इट द पाकिस्तान मूवमेंट, और इज़ इट द अलीगढ़ मूवमेंट? एंड द राइट आंसर इज़ खिलाफत मूवमेंट। सब कॉन्टिनेंट में, इंडो पाक में सिर्फ ये पाकिस्तान के बाद में जो पाकिस्तान बना, यही मुसलमान थे जो खड़े हुए थे खिलाफत को बचाने के लिए। एंड टर्की स्टिल रिकग्नाइज दैट एफर्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, कि इन लोगों ने उस वक्त हक़ अदा किया था खिलाफत को बचाने का, और ये मूवमेंट स्टार्ट की थी जौहर ब्रदर्स ने। सो आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट ऑफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन 1928 इज़ नोन एज। जी, 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसमें एक रिपोर्ट फाइनलाइज की गई थी। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? साइमन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, क्रिस्प रिपोर्ट, या ऑल इंडिया एक्ट? एंड द राइट आंसर इज़ नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नेहरू साहब की कोई पिक्चर मिली नहीं कायद आज़म के साथ, सो रेलेवेंसी क्रिएट करने के लिए मैंने गांधी साहब की ही पिक्चर लगा दी है। बहरहाल इट वाज अ नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। आगे चलते हैं। कायद आज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन विच ईयर? कायद आज़म ने अपने वो जो 14 नुकात थे, फेमस 14 नुकात, वो किस ईयर में दिए थे? 1926, 1927, 1928 या 1929? And the right answer is 1929. Of course, the famous 14 points of Quaid-e-Azam are basically the response टूवर्ड्स द नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसके रिस्पांस में कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें थीं जो कि मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। तो कायद आज़म ने कहा नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, ये जो मेरे 14 पॉइंट्स हैं ना, ये होगा भाई। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त काविश थी कायद आज़म की, रहमतुल्लाह अलैह। आगे बढ़ते हैं। द फेमस अलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल वाज हेल्ड इन विच ईयर? यस, इट वाज अ वेरी फेमस, और मैं इसकी फ़ेमस होने की वजह बता देता हूँ अभी आपको, क्योंकि इस खुतबे के अंदर, ये जो खुतबा इलाहाबाद कहते हैं, इस खुतबे में अल्लामा इकबाल ने एक डिसाइसिव पाकिस्तान का नक्शा रख दिया था। ठीक है, और ये वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान तो अब बिल्कुल बन के रहेगा, और ये सूबे जो हैं ये पाकिस्तान के साथ मर्ज्ड हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब था अल्लामा इकबाल का। ईयर पूछा गया आपसे जी, 1930 में हुआ था, या 31 में, या 32 में, या 33 में? एंड द राइट आंसर इज़ 1930। 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये ज़बरदस्त किस्म का खुतबा इलाहाबाद दिया था। आगे चलते हैं। ओके, द फेमस गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो किस साल में आया था? 1930, 1933, 35 या 1936? And the right answer is गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1935। सही है, 1935 में ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने ही एक्चुअली लागू किया था,
और अकॉर्डिंग टू विच द इंडियंस कैन मेक देयर गवर्नमेंट बट इंडिया वुड रिमेन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और इन्होंने इस एक्ट में कहा था कि आप अपनी गवर्नमेंट तो बना लें लेकिन आप होंगे हमारे ही अंडर। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप होंगे हमारा ही हिस्सा लेकिन आप वहाँ पे अपने निज़ाम चला लें, अपनी गवर्नमेंट बना लें। तो ये था 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम वॉज द नेशनल एंथम रिटन बाय, ठीक है, ये जो वंदे मातरम है इंडिया का, इसको किसने लिखा था? क्या ये नेहरू साहब ने लिखा था? इज़ इट बाय बिल्कम चटर्जी? इज़ इट बाय गांधी? इज़ इट बाय सरोज सिंह? एंड द राइट आंसर इज़ बिल्कम चटर्जी। यस, बिल्कम चटर्जी ने ये एक बेसिकली एक नावल था, वहाँ से अखज़ किया था उन्होंने वंदे मातरम। आगे चलते हैं जनाब। ओके, हम पहुँच गए वर्ल्ड वार 2 पे। वर्ल्ड वार 2 ब्रोक आउट इन विच ईयर? कौन सा साल था जब वर्ल्ड वार 2 जो है वो स्टार्ट हो गई थी? 1930, 1933, 1935 या 1939? And the right answer is 1939. And it is one of the most deadliest war in the history of humankind. सही है। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई थी और बड़ी ठीक ठाक तबाही हुई थी और ठीक ठाक लोग मरे थे। आगे चलते हैं जनाब। ओके, मुस्लिम्स ऑब्जर्व्ड विच डे ऑन 22 दिसंबर 1939? उसी साल जब दुनिया में जंगें हो रही थी तो 22 दिसंबर को मुसलमानों ने कौन सा डे ऑब्ज़र्व किया था? 22 दिसंबर 1939। वाज इट द डे ऑफ डिलीवरेंस, पीस डे, यूनिटी डे, डे ऑफ डिक्लेरेशन? एंड द राइट आंसर इज़ डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो मुस्लिम लीग इंडो पाक के मुसलमानों ने ऑब्ज़र्व किया था। आगे चलते हैं जनाब। हु ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947? ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया को उनके इख्तियारात या पावर ब्रिटिश से लेके किस सरबराह ने दिए थे उस वक्त के? क्या लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रेडक्लिफ या क्वीन एलिज़ाबेथ? एंड द राइट आंसर इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान और इंडिया को उनके इख्तियारात दे दी थी कि अब आप दोनों सेपरेट कंट्रीज़ हैं, यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एनी मोर। सो दिस इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलते हैं जनाब। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 5। आई होप कि आपने इसको इन्जॉय किया होगा। ऑलराइट, मैंने इसको अलग से इसलिए बना दिया बिकॉज़ ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें आपके जहन में रहें। नेक्स्ट चैप्टर जो है जनाब, थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। इट्स द चैप्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, और ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। सो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।